आज मेरे साथ बेबाक बोलने के लिए जाने जाने वाली सुबीह खान है और आज सुबीह खान ने लव जिहाद के ऊपर अपना राष्ट्र जागरण अभियान का आगाज़ किया। मैम क्या कहेंगे? आपने जिस जोश के साथ मुझे इंट्रोड्यूस किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि राष्ट्र जागरण अभियान सिर्फ लव जिहाद के लिए नहीं है। राष्ट्र जागरण अभियान के दो प्रमुख उद्देश्य हैं: सारी भारत विरोधी मानसिकताओं को एक्सपोज करना और हमारे भारत की जो एकता, जो शक्ति बट गई है, टूट गई है, उस एकता और शक्ति को एकत्र करना। तो जितनी भी भारत विरोधी मानसिकताएं हैं उसमें एक मानसिकता है ग़ज़वाए हिंद, हमारे देश को तोड़ने का एक एजेंडा। उसी मानसिकता के अंडर आता है लव जिहाद, कि हमारे देश की संस्कृति, इतिहास, शास्त्र को ख़त्म करने के लिए हमारे देश की बेटियों बच्चियों को टारगेट किया जा रहा है। तो आज का 7 नवंबर और कल 8 नवंबर 2 दिन राष्ट्र जागरण अभियान के अंतर्गत हमने एक संवाद और संकल्प सभा का आयोजन किया है। ये 2 दिन की सभा में प्रमुख विषय लव जिहाद है। तो उस पर हम जो काम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि देखिए, बहुत सालों के बाद हमारे देश में एक राष्ट्रवादी सरकार आई है, वो हमारे लिए बहुत काम कर रही है। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग समाज के तौर पे एकत्र होके उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। राजसत्ता के साथ समाज सत्ता की ताकत जब तक नहीं जुड़ेगी तब तक सॉल्यूशंस मुझे लगता है कि अधूरे होते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतने डायनामिक, इतने ऐतिहासिक फैसले ले रहे हैं हमारे देश के लिए। राम मंदिर निर्माण करवाने का उनके नेतृत्व में फैसला हुआ, कश्मीर इशू उन्होंने सॉल्व किया, आतंकवाद के क्लचेस से हमारे देश को निकालने के लिए बहुत काम हुए और मुसलमान महिलाओं को ट्रिपल तलाक के चंगुल से उन्होंने निकलवाया। इंटरनेशनली उन्होंने भारत की एक विश्वगुरु की छवि बना दी। लेकिन वो आखिर अकेले 135 करोड़ लोगों की लड़ाई अकेले कब तक लड़ते रहेंगे? लव जिहाद को स्पेसिफिकली मुख्य मुद्दा इस वजह से मेरे दिमाग में आया कि हमें इस वक्त डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा कि लखनऊ में अंजना तिवारी लखनऊ की विधानसभा के सामने अपने अंदर आग लगा लेती है और ये लोग बवाल मचा देते हैं कि देखिए योगी जी की सरकार में क्या हो रहा है। लेकिन कोई ये नहीं बोलता कि उस अंजना तिवारी को भड़का के आग लगवाने वाले कांग्रेस के नेता आलोक वर्मा है। तो ये लोग क्या करते हैं? देखिए, हरियाणा में बोल देंगे हरियाणा में बच्चियां जल रही हैं, लेकिन ये कोई नहीं बोलेगा कि हरियाणा में निकिता तोमर के दिमाग में गोली जिसने मारी है तौसीफ ने, वो कांग्रेस के ही मंत्री विधायक आफ्ताब अहमद का भतीजा है तौसीफ। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग यूपी में जाके गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने के लिए बच्चियां मरवा रहे हैं, ये लोग हरियाणा में जाके गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने के लिए बच्चियां मरवा रहे हैं, और नेशनल टीवी पे कांग्रेस के प्रवक्ता बैठ बैठ के बोल रहे हैं सरकार को कि आप कानून क्यों नहीं बना रहे हैं जी? आप लोग चोर को बोलते हैं चोरी करो, चौकीदार को बोलते हैं चौकीदारी करो। तो इसलिए समाज, और कई बार हम लोग इग्नोरेंट होते हैं, भारतीय भावुक होते हैं, तो हम लोगों को इमोशनल करने के लिए कभी किसी जलती हुई बच्ची की चिता की फ़ोटो दिखा देते हैं, हम लोग इमोशनल हो जाते हैं। हम लोग हाथरस में देखिए क्या हुआ। तो इसी तरह से ये हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारी राष्ट्रवादी सरकार के ख़िलाफ़ हमें भड़काने के लिए करते हैं, हमें सरकार का साथ देना है। अगर हम पॉकेट्स में आवाज़ उठाएंगे, 4 दिन निकिता तोमर के लिए बोल लिए, 2 दिन अंजना तिवारी के लिए बोल लिए, 1 दिन तारा सहदेव के लिए नेशनल मीडिया पे बोलिए, तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलेगा। फिर सरकार से भी शिकायत मत करिए कि कानून क्यों नहीं बन रहा है। अगर आपको कानून बनवाना है तो आपको अपने घर से, अपने कंफर्ट लेवल से, अपने डर से बाहर निकलना पड़ेगा, एक कलेक्टिव आवाज़ उठानी पड़ेगी। ये 2 दिन का हमारा संवाद और संकल्प सभा है कि नेशनली जितने भी लव जिहाद के केसेस हो रहे हैं, चाहे रिपोर्टेड हैं चाहे अनरिपोर्टेड हैं, जहाँ भी विधर्मी, जिन स्टेट्स में विधर्मी सरकारों की वजह से आपकी आवाज़ दबा दी जा रही है, आप इस कॉमन प्लेटफॉर्म पे सारा डेटा, इन्फॉर्मेशन, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च हम तक पहुँचाइए। उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाएगा, उस पर एनालिसिस करके एक ब्लूप्रिंट बना के सरकार तक पहुँचाया जाएगा। सरकार से अनुरोध किया जाएगा कि इस पर कानून बना जाए। इन दोनों दिन भी हम लोगों का समर्थन, सिग्नेचर्स, कंसेंट ले रहे हैं। उसके बाद ऑनलाइन भी मैंने 30 दिन की डेडलाइन बनाई है। 30 डेज़ तक जितने लोग मुझे अपना समर्थन दे देंगे, उस पूरे कानून के ब्लूप्रिंट को हम जन समर्थन के साथ सरकार तक पहुंचाएंगे। तब कहीं जाके लव जिहाद के ऊपर किसी स्ट्रॉन्ग कानून के बनने की संभावना है। तो राजसत्ता और समाज सत्ता को, दोनों को जुड़ के इस देश के लिए काम करना पड़ेगा। आपने अभी जैसे कलेक्टिव आवाज़ की बात कही, और जब से ये आपने बोला कि जो अभी सरकार है, जब से आई है, कुछ कुकुरमुत्ते जोर जाग दिए जिनकी अपनी रोटी धर्म के नाम पर सेकने का नाम बनता है। और मैंने कई बार देखा कि जो हकीकत में आवाज़ उठा रहा है वो सामने नहीं आता, लेकिन ये धर्म के जो ठेकेदार हैं, इनका स्वामित्व हो गया है, इनका कॉपीराइट हो गया है कि धर्म के ठेकेदार तो हम हैं, हमसे पूछा जाए। और जब बात रखने की आती है, मैंने आपको बहुत कई बार देखा जरूर है, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आवाज़ उतनी नहीं पहुँच पाई जितनी ये धर्म के ठेकेदार आगे बढ़ बढ़ कर बोल रहे हैं। क्या कहेंगे मैम?
देखिए, बिल्कुल आपने सही बोल दिया कि कुछ ठेकेदारों की वजह से, चाहे वो पंथ की धर्म तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि धर्म, पंथ और संस्कृति में फ़र्क होता है। ये हमारी उस तरह की बाइट नहीं हो रही है, तो मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहूँगी। लेकिन एक पंथ सत्ता के लोग हैं जो पंथ के नाम पे अपनी सिर्फ सत्ता चलाना चाहते हैं। उनका ईश्वर से, परमात्मा से या परब्रह्म परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ एक पॉलिटिकल उनका एक एजेंडा है, अपने आप को फैलाने का, विस्तारवादी मानसिकता। वो पंथ सत्ता हो, चाहे वो राज सत्ता हो, यानी कि विधर्मी राजनीतिक पार्टियां जिनकी कोई विचारधारा नहीं है देश के लिए, सिर्फ सत्ता पे रहना है, कुर्सी पे रहना है, तो पंथ सत्ता और राज सत्ता वाले ही हम लोगों को बांटते हैं। तो राष्ट्र जागरण अभियान एक बहुत ज़्यादा, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ये आइडिया मेरे दिमाग में बहुत इमोशनली आया है। ये कोई प्लान करके नहीं आया है। जब मैंने सोचा कि हम लोग इतने इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं, हम लोगों को ये लोग कैसे तोड़ते हैं, तो ये लोग हम लोगों को बांट देते हैं। किसी को सेक्ट में बांट देंगे, किसी को पंथ में बांट देंगे, इमोशनल करेंगे, एक भाई को भाई से लड़ाएंगे, समाज को हमारी राष्ट्रवादी सरकार से तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो उन सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन यही है कि एक तो हम सारी एंटी नेशनल पावर्स को पहचाने, नाम से पहचाने। वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि पहचान हो तो हो कैसे। इन्होंने तो भगवा चोला धारण किया हुआ है, माथे पे तिलक है, हाथ में कलावा है और जनेऊ धारण करके रुद्राक्ष भी धारण कर लेते हैं। कैसे मानूं मैं, कि कैसे मैं अपने मन से मानूं कि मेरे लिए नहीं खड़ा है ये आदमी। मुझे तो पहले आप एक एग्जाम्पल दीजिए किसी ऐसे विधर्मी मानसिकता का जो ये रूप धारण किया। कैमरे पे बोलूंगा तो मैम सारी बात ही आ जाएगी, लेकिन अभी भी अर्नव के नाम पर मैंने बहुत कवरेज की और केवल आते हैं लोग अपना विरोध दर्ज करने के लिए। दर्ज का मतलब ये कि विरोध नहीं कर रहे हैं, उनको केवल मीडिया पर छाना है, अपनी आवाज़ को दर्ज करना है कि हाँ जी हम भी विरोध में खड़े हैं। लेकिन हुआ क्या, अभी भी अर्नव जेल में है। जी देखिए, अभी आपने बोला कि हम कैसे पहचानेंगे उन विधर्मी मानसिकताओं को। हालांकि मैंने आपसे एग्जाम्पल पूछा, आप मुझे दे नहीं पाए कि ये वाला रूप धारण किए हुए कौन विधर्मी है। ठीक है, आप नहीं बोलना चाह रहे होंगे नेशनल मीडिया पर या अपने चैनल पे। मैं आपको राष्ट्र विरोधी मानसिकताएं क्विकली बता देती हूँ। वामपंथी एक बहुत बड़ी राष्ट्र विरोधी मानसिकता है। उनकी आर्म्ड विंद माओवाद और नक्सलवाद हैं। छद्म नारीवादी भी वामपंथ में ही आते हैं। एक गजवाए हिंद का एजेंडा है जो इस्लामिक स्टेट बनाने की एक थ्योरी है। इसी थ्योरी पे एक द्विराष्ट्रवाद की मानसिकता से ही हमारे देश का विभाजन होकर पाकिस्तान बना था। लेकिन ये मत सोचिए कि पाकिस्तान पे ही खत्म हो गया द्विराष्ट्रवाद। उसकी एक वैचारिक अनुकूलता हमारे देश में आज भी है, जो हमारे देश को तोड़ना चाहती है, इस्लामिक स्टेट बनाना चाहती है। तीसरी विधर्मिक जो मानसिकता है वो है अर्बन नक्सल्स और इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट, जो ड्राइंग रूम्स में बैठे हैं, बहुत बहुत सोफिस्टिकेटेड पोजीशंस पे बैठे हैं, गलत इतिहास पढ़ाते हैं, यूथ को हमारे देश से तोड़ते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी एंटी नेशनल फोर्स है हमारे देश में। चौथी है इंटरनेशनल पावर्स, जो ये डरते हैं कि जिस दिन भारत ने अपनी ताकत पहचान ली उस दिन भारत विश्वगुरु बन जाएगा। वो इंटरनेशनल पावर्स भी एक विधर्मी मानसिकता है जो हमारे देश के खिलाफ काम कर रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विधर्मिक राजनीतिक पार्टियां। अब यही हो रहा है जो आपने बोला है कि प्रपंच कर देते हैं कि बहुत सालों के बाद हमारे देश में एक राष्ट्रवादी सरकार आई है, एक भारत से, भारतीय संस्कृति से प्रेम करने वाली एक सरकार आई है। उस सरकार के खिलाफ सारी विधर्मिक राजनीतिक पार्टियां एक साथ कूद पड़ती हैं। किसी भी तरह से उनको सत्ता से इनको हटाना है। उन सारी विधर्मिक राजनीतिक पार्टियों को भी 135 करोड़ लोगों को पहचानना चाहिए, क्योंकि वोट की बहुत पावर होती है। सत्ता और विपक्ष की राजनीति, देखिए डेमोक्रेसी में सत्ता और विपक्ष हमेशा से रहता है, लेकिन अभी हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि कुछ भी हो जाता है, देश में आग लग जाती है, कुछ भी हो जाता है, देश में लोग सड़कों पे उतर जाते हैं, क्योंकि ये राष्ट्रवादियों को घेर कर मारते हैं। सीएए में इन्होंने नरेंद्र मोदी जी को घेरने की नाकाम कोशिश करी, हाथरस में इन्होंने हमारे योगी जी को घेरने की नाकाम कोशिश करी, और अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल दे दूं अर्नब गोस्वामी का। अर्नब गोस्वामी ने महाराष्ट्र में साधुओं की आवाज़ उठा दी, तो अर्नब गोस्वामी को घेरने की भी ये नाकाम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अर्नब बाहर तो आएगा। देखिए, जो पुराना केस इन्होंने खोल के अर्नब की गिरफ्तारी करी है, उसके मेरिट्स पे मैं नहीं बोलना चाहती, वो न्यायपालिका डिसाइड करेगा कि उसमें अर्नब दोषी है या दोषी नहीं है, या ये लोग ज़बरदस्ती नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं कि क्या कानून क्या कहता था, क्या वाकई गलत हुआ है, क्योंकि आप अधिवक्ता भी हैं। जी देखिए, उस केस के मेरिट्स जब मेरे पास आएंगे ना, मैं अभी उन परिवार से मिली हूँ ना उस केस के फैक्ट्स मेरे पास हैं, लेकिन अगर आप मुझे सुनते हैं तो मैं आपको इतना विश्वास तो दिला सकती हूँ कि मैं उस मानसिकता को मानती हूँ। अन्याय सहकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है।
अगर मुझे ये लगेगा कि नहीं उस केस में अर्नब की कोई गलती है तो मैं बिल्कुल मानूंगी कि हाँ नहीं अर्नब ने गलत किया है। लेकिन अभी की सिचुएशन के हिसाब से मुझे साफ दिख रहा है कि अर्नब को सिर्फ इसलिए घेरा जा रहा है कि उसने पालघर के साधुओं की आवाज़ उठाई। अर्नब को सिर्फ इसलिए घेरा जा रहा है कि उसने ड्रग माफिया के खिलाफ आवाज़ उठाई। अर्नब ने जो है दाऊद गैंग के खिलाफ आवाज़ उठाई। अर्नब ने महाराष्ट्र की विधर्मी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई, जो एक राष्ट्र विरोधी, एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करने वाली सरकार, विधर्मी सरकार मैं उनको बोलूँगी। इस वजह से अर्नब को घेरा गया है क्योंकि देखिए जब वो गिरफ्तारी हम लोगों ने देखी, क्या कभी किसी आतंकवादी को आपने ऐसे नेशनल टीवी पे गिरफ्तार होते हुए देखा है? किसी बलात्कारी को देखा है? बार बार बोल रहे हैं लेकिन किसी आतंकवादी को, किसी बलात्कारी को, किसी बहुत बड़े माफिया डॉन को, किसी हिस्ट्री शीटर को ऐसे गिरफ्तार होते हुए देखा है? अर्नब को इस तरह से गिरफ्तार करना एक ग्राफिक मैसेज देना 135 करोड़ लोगों को कि जो भी साधुओं की आवाज़ उठाएगा, जो भी हिंदुत्व के लिए बोलेगा, जो भी भारत के लिए बोलेगा, उसका यही हाल होगा। इसीलिए राष्ट्र जागरण अभियान तो मेरे दिमाग में हाथरस की बात से ही चल रहा था, लेकिन अभी जो मैंने इसका संवाद और संकल्प सभा का आयोजन किया है वो इसलिए किया है कि आपने 135 करोड़ लोगों को अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। अब वो वक्त आ गया है कि हम लोग भी अपना शक्ति प्रदर्शन करें कि हम बोल सकते हैं, हम लोग अपनी शक्ति की आवाज़ उठा सकते हैं और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, एक यूनिटी के साथ आवाज़ उठा के हम आपको अपने देश से उखाड़ के फेंक देने का मादा रखते हैं। और आज का दिन 7 नवंबर ऑलरेडी इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 7 नवंबर आई थिंक 1966 इफ आई एम नॉट रॉन्ग को करपत्री महाराज के आह्वान पर साधु संतों ने गौकशी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और विधर्मी राजनीतिक पार्टियों ने सैकड़ों की तादाद में साधु संतों पे गोलियां चलवा दी थी। उनके खून से धरती लाल हो गई थी और वो धरती पे जब साधु संतों की जो बॉडी देखी थी करपत्री महाराज ने, धर्म सम्राट कहे जाते थे करपत्री महाराज, उन्होंने जब वो बॉडी देखी थी उन साधुओं की तो उन्होंने श्राप दिया था उस विधर्मी सरकार कांग्रेस को कि इस देश की पार्लियामेंट में हिमालय में जो साधना किया हुआ एक साधु, एक योगी आएगा जो कांग्रेस का बिल्कुल नाश कर देगा, कांग्रेस का नामो निशान मिटा देगा। तो राजसत्ता में तो वो वक्त आ गया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस का नाश ऑलमोस्ट कर चुके हैं। अब समाज में बस वो जागरण की जरूरत है कि कितने अर्नब पकड़ेंगे आप, कितने लोगों को गोली मारेंगे आप, कितने लोगों को आप आवाज़ दबाएंगे। मैं एक एग्जाम्पल पे बात खत्म करती हूँ। निकिता तोमर को जो हरियाणा में गोली मारी गई है, 200 मीटर की दूर पे पुलिस स्टेशन था, 150 लोगों की प्रेजेंस में उसको गोली मारी गई है सिर्फ इसलिए कि हमारा मनोबल टूटा हुआ है। 135 करोड़ लोगों ने जिस दिन अपना मनोबल खड़ा कर लिया, हम लोग मेजॉरिटी हैं, हम लोग ये क्यों नहीं भूलते हैं? हम लोग अपनी शक्ति भूल गए हैं। हम लोग किसी पे आक्रमण नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को एकात्मता का एहसास करना आता है, लेकिन आक्रमण का प्रतिकार करना तो सीखिए। राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक ह्यूमन राइट भी है और एक लीगल राइट भी है। अब हम उस राइट को एक्सरसाइज करेंगे। और अभी हमारे यूपी के सीएम योगी जी ने एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट बोली थी कि अगर सुधर गए तो ठीक है, वरना राम नाम सत्य भी ज्यादा दूर नहीं है। हम आक्रमण नहीं कर रहे हैं, लेकिन राइट टू प्राइवेट डिफेंस अब हम नहीं भूलेंगे। अब हम एकता के साथ आप लोगों का नामो निशान इस देश से उखाड़ के फेंकेंगे। ये थे हमारे साथ सुबीर खान जी, जिनको बेबाक बोलने के नाम से पहचाना भी जाता है और आज जिस बेबाकी से सारे सवालों का जवाब दिया, देखने में बनता है।